पूछ करके आ रहे हैं, इंटरव्यूज ले रहे हैं। मेरा मुझे लगता है शायद तीसरा या चौथा मीडिया इंटरव्यूज आप दे रही हैं। इस इम्पैक्ट इंटरव्यूज देने के दौरान अब आपको कैसा लग रहा है कि लोग खोज रहे हैं, कॉल आ रहे हैं आपके फादर के पास? जबलपुर में कई कोचिंग सेंटर रहे। शुरुआत में एक यहाँ क्या नाम है साकेत कोचिंग सेंटर रहा, जिसके क्या नाम है निर्माता रहे, जिसको शुरुआत कराने वाले विवेक वर्मा सर थे। तो यहाँ कुछ कोचिंग सेंटरों का कभी सहारा या कभी सहयोग आपको लेना पड़ा? जी, जब मैं ग्रेजुएशन में थी, मैं सेकंड ईयर में थी, तो मेरे घर के ही पास सर की कोचिंग चलती थी। वो एक विवेक सर की? जी सर, वो मेरे परिवार के सदस्य की तरह थे। तो उन्होंने यही कहा कि कॉलेज में तुम्हारी छुट्टियां बहुत रहती हैं, तुम आगे क्लास में देखा करो। श्रेया उपाध्याय क्या करेंगी इस सफलता के बाद? क्या तैयारियां हैं आगे? क्योंकि क्या नाम है, एक इंसान का सफलता अगर एक जगह मिलता है तो जाहिर सी बात है उसकी तैयारियां उससे भी डीप होती है। तो क्या रहेगा आगे आपका? मैं अगर आपसे पूछूं, लोगों को नॉर्मल सी परेशानी होती है, नॉर्मल बीमारी होती है, बुखार सा हो जाता है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, तो उनका मनोबल धराशायी सा हो जाता है। इतने बड़े हादसे के बाद में, ये मेरा आखिरी इस विषय पर चर्चा रहेगा, इतने बड़े हादसे के बाद में आपने संभाला और अपनी ही माताजी के लिए कहीं न कहीं से आपने चैलेंजपूर्ण स्थितियों का सामना किया। तो माने बाकियों को क्या कहना चाहेंगी, बाकी लड़कियों को, बाकी गर्ल्स को और बॉयज को? हाँ देखो, मैं उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन रात में ऐसा फोन आया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, और फिर मैं अपने आप को संभाली किसी तरीके से। फिर मैं घर पे आई और फिर अगले दिन जब माँ का अंतिम संस्कार हुआ तो सबने यही कहा कि तुम इंटरव्यू दो, मम्मी का यही सपना है। क्योंकि मेरी माता जी ने, अगर मैंने संघर्ष किया है तो उसमें मेरी भूमिका एक तरीके से बहुत ही कम है, उसमें मेरे परिवार की भूमिका ज़्यादा है। शादी करते हैं और नॉर्मली घर बसाते हैं, कुछ और सोचते हैं, टिकटॉक चलाते हैं, सोशल मीडिया पे अपने क्या नाम है टैलेंट दिखाते हैं, उससे भी कुछ न कुछ सहारे का साधन लेते हैं अपने प्रतिभा को निखारने में। तो इतनी क्या नाम है, ये चकाचौंध दुनिया से आप वंचित होकर के इतनी सघन तपस्या कैसे कर पाई और किस तरह से की, क्या कहना चाहिए? और 2017 में मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर 2020 और 2021 में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन तभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अंततः 2022 में मेरा इंटरव्यू मैंने दिया और मेरा DPRO के पद पर चयन हुआ। देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, तो अभी तक हमारी टीम ने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव में बाकायदा सभासद चेयरमैन से चर्चा किया गया, पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए जनसमस्या जाना, यूपी गवर्नमेंट के एक सर्वे को बाकायदा निर्वहन किया गया। आज इसी कड़ी में अगर बात करें तो एक बार फिर से जनपद अंबेडकर नगर का नाम रोशन करने वाली श्रेया उपाध्याय जी, जो कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिता का नाम इनके है श्री घनश्याम उपाध्याय जी, मानिकपुर ग्राम सभा अंबेडकर नगर के रहने वाली हैं और कहीं न कहीं से अकबरपुर मेन मुख्य नगर में इनका निजी आवास है। साथ साथ में अगर देखा जाए तो सन 2022 यूपी PCS क्वालिफाई की हैं, DPRO पद पर रैंक इनका 2 है। और हमारे साथ बैठी इनसे मुझे चर्चा करना है, आखिरकार जानना है कि ऐसा संघर्ष के दौर में इतने कम उम्र में अपनी ये सफलता को, अपनी इस उपलब्धि को कैसे हासिल कर पाए, इनसे सारा सब कुछ जानते हैं। मेरे चैनल में श्रेया जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात आपसे करें तो सबसे पहले आपका अपने बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों के लिए और मेरी जानकारी के लिए। जी सर, मेरा नाम श्रेया उपाध्याय, यूपी PCS 2022 में मेरा DPRO के पद पर चयन हुआ है। यह मेरा लोक सेवा आयोग में चौथा प्रयास था। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी और मेरा माध्यम हिंदी है। मेरी स्कूलिंग सरस्वती शिशु मंदिर शास्त्री नगर से हुई है। इसके बाद मैंने BSc किया मैथ्स और फिजिक्स से रमाबाई राजकीय महिला महाविद्यालय अंबेडकर नगर से। 2016 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की प्रयागराज से, और 2017 में मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर 2020 और 2021 में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन तभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अंततः 2022 में मेरा इंटरव्यू मैंने दिया और मेरा DPRO के पद पर चयन हुआ। अच्छा ठीक है, अगर बात करें आपसे DPRO पद पर चयन होने के पहले कई पड़ाव, कई मेहनत, कई परिश्रम के दौर से आपको गुजरना पड़ा रहा होगा। उस कंडीशंस में अगर बात करें तो आपकी क्या नाम है, जो ये तैयारियां हुई, जो आपकी पढ़ाई हुई, या आपके निजी आवास से हुई या बाहर कहीं रह के हुई, क्या कहना चाहिए? मैं 2016 तक मैं घर पे थी, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन यही इसी डिस्ट्रिक्ट से था। इसके बाद मैं प्रयागराज गई तैयारी करने के लिए। सेल्फ स्टडी मैंने ज़्यादा फोकस किया, मैंने कुछ कोचिंग्स का भी सहारा लिया, और इसके साथ ही मैंने तैयारी की। GS के पेपर के लिए मैंने सृजन के आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन किया, और हिंदी और एस्से के लिए मैंने डॉक्टर CL त्रिपाठी सहयोग से मैंने अच्छे नंबर पाए, और इसी तरह से मेरी तैयारी रही। इस बार मैंने कहीं मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था, क्योंकि
क्योंकि मेरा चौथा साक्षात्कार था और लगातार असफलता, क्योंकि ये पूरा एग्ज़ाम 1 साल का होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और अगर आप कहीं भी रुक जाते हैं तो आपको फिर अगले साल का इंतज़ार करना पड़ता है, या फिर अंतिम पड़ाव पर जाने के बाद अगर आप फिर से फेल होते हैं तो फिर से वही उत्साह और वही मतलब अब एक नई एनर्जी के साथ एग्ज़ाम देना, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है जी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी अपने सभी दर्शकों से और सभी जो है जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, धैर्य बनाए रखें और अपना एक प्लान डिसाइड कर लें कि हमें ये टारगेट पूरा करना है। और कभी घंटे के हिसाब से पढ़ाई ना करें, हमेशा टारगेट बेस्ड ओरिएंटेड जो है पढ़ाई करें। जैसे हमने आज सोचा है कि हमें पॉलिटी के इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो आप चाहे दिन भर में कभी भी वो कंप्लीट करें। आप कभी घंटे काउंट करके ये ना सोचें कि हमने 10 से 12 घंटे पढ़ाई की है। हमेशा आउटपुट पर जो है फोकस करें और इसी के साथ अपनी तैयारी रखें। और कोई भी बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, अगर आपका आपको जो एक गोल है वो अचीव करना है तो कोई भी बाधा जो है उसमें बीच में नहीं आ सकती है। मतलब कहीं न कहीं से क्या नाम है, देखा जाए कितनी एज है आपकी? अभी मेरी 26 एज है। इस कंडीशन पे अगर देखा जाए तो आपने चौथे प्रयास में डीपीआरओ पद पर आप नियुक्त हुई, इस सफलता को आपने बतौर हासिल किया। इसके पीछे आप ये शादी करते हैं और नॉर्मली घर बसाते हैं, कुछ और सोचते हैं, टिकटॉक चलाते हैं, सोशल मीडिया पे अपने क्या नाम है टैलेंट दिखाते हैं, उससे भी कुछ न कुछ सहारे का साधन लेते हैं अपने प्रतिभा को निखारने में। तो इतनी क्या नाम है ये चकाचौंध दुनिया से आप वंचित होकर के इतनी सघन तपस्या कैसे कर पाई और किस तरह से की, क्या कहना चाहिए? सर मेरा स्टार्टिंग से एम नहीं था सिविल सर्विसेज में जाने का। जब मैं कॉलेज में थी, कॉलेज सेकेंड ईयर में 2015 में टीना डाबी ने टॉप किया था, तो उस टाइम मेरा मतलब मेरी जो माता कहीं से जो है जी, मेरी माता जी ने कहा कि तुम्हें भी ये करना चाहिए। इसीलिए फिर मैंने कॉलेज जब ख़त्म किया तो मैंने तैयारी शुरू की। और सोशल मीडिया का मतलब अगर हम अच्छे से यूज़ करें तो बहुत बेनिफिट है, लेकिन वो हमारी मतलब लत नहीं बननी चाहिए। जैसे मैं भी मूवीज़ देखती हूँ, मुझे पसंद है कि बॉलीवुड की मूवीज़ देखना, सॉन्ग सुनना, क्योंकि वो मुझे फिर एक एंजॉयमेंट के साथ नई एनर्जी देता है। तो आप उसकी मतलब टाइम उस पर ज़्यादा ना लगाएं और जिसकी जो भी एंटरटेन की चीज़ें बस उतना तक ही सीमित रखें। जी जी, अगर आपको वैसा करने से आप अच्छा आउटपुट दे रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कर सकते कि हमें मतलब उस पर ज़्यादा टाइम देना है। आप एग्ज़ाम, जब भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आए तो कम से कम 3 महीना पहले प्री ओरिएंटेड पढ़ाई आप करिए। मेंस में तो बहुत ही कम टाइम मिलता है, 3 महीने का टाइम मिलता है, तो आप आंसर राइटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये जो पूरा एग्ज़ाम है ये लिखने का ज़्यादा। तो अगर आपके मेंस में अच्छे मार्क्स हैं तो इंटरव्यू 100 नंबर का है, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। तो आप पढ़ाई से ज़्यादा लिखने के शुरुआती दौर में लिखने का प्रयास पूरा करें। इस शहर में आपकी तैयारी शुरू हुई और जहां आपका संघर्ष जारी है? मेरा प्रयागराज जी। तो लगभग कितने घंटे की पढ़ाई हो पाती थी आपसे? अगर देखिए सर, मैं एवरेज बताऊं तो मेरे 8 घंटे ही कहूँगी मैं, क्योंकि मैं बीच बीच में ब्रेक भी लेती थी और मेरा घर पे भी मतलब आना जाना ज़्यादा। आपकी पढ़ाई होती थी लगातार 50 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे पढ़ना, फिर थोड़ा सा ब्रेक, फिर पढ़ना? जी, मेरी शिफ्ट वाइज होती थी। मॉर्निंग में एक शिफ्ट हो गया और दोपहर में शिफ्ट हो गया, फिर इवनिंग में और फिर नाइट में। मैं ज़्यादा लेट नाइट तक नहीं पढ़ पाती थी, तो इसलिए मैं जल्दी सो जाती थी और फिर सुबह पढ़ाई करती थी। किस डेट को ये घोषणा हुआ आपके रिजल्ट का? अभी ये रिजल्ट 7 अप्रैल को आया है। अभी हाल में एक बात मैं और अपने दर्शकों के लिए उजागर करना चाहूंगा। ये पीछे लगे आपकी माताजी का तस्वीर है, जो कि कहीं न कहीं से आपके जीवन में एक बड़ा हादसा का विषय रहा। तो क्या कहना चाहेंगी इस विषय पर और साथ में क्या नाम अपने संघर्षों पर? और ये सबसे बड़ा जो मेरा संघर्ष था अब तक की जर्नी का, ये सबसे बड़ा मतलब कह सकते हादसा रहा, क्योंकि 12 तारीख की रात को ऐसी घटना हुई। 13 तारीख को मेरे मम्मी पापा मेरे पास आ रहे थे, क्योंकि इस बार उनका कहना था कि साक्षात्कार तुम्हारा अंतिम है और हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन रात में ऐसा फ़ोन है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं। और फिर मैं अपने आप को संभाली किसी तरीके से, फिर मैं घर पर आई और फिर अगले दिन जब माँ का अंतिम संस्कार हुआ तो सबने यही कहा कि तुम इंटरव्यू दो, मम्मी का यही सपना है। क्योंकि मेरी माताजी ने, अगर मैंने संघर्ष किया है तो उसमें मेरी भूमिका एक तरीके से बहुत ही कम है, उसमें मेरे परिवार की भूमिका ज़्यादा है। क्योंकि सिलेक्शन जो है वो किसी एक आदमी का नहीं होता, उसमें उसके परिवार वाले साथ देते हैं, उसके जो दोस्त यार देते हैं वो साथ देते हैं। तो मेरी माँ की इसमें भूमिका बहुत ज़्यादा रही, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे ऊपर कभी किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया। मेरे 3 भाई हैं, हमेशा भाइयों की तरह ही मुझे ट्रीट किया है। कभी मुझे मतलब भेदभाव वाला कुछ भी मेरे घर में ऐसा व्यवहार मैं आपको अगर क्या नाम है एक जानकारी लूं आपसे, ऐसा कौन सी एनर्जी, क्या फील रहा उस समय कि माताजी का इधर डेथ हुआ और साथ में आपने क्या नाम एग्जाम के लिए आप लगातार बिल्कुल दृढ़ता से लगी रही?
संकल्पित मानसिकता से लगी रही, तो उसके पीछे का क्या एहसास था, कौन सा ऐसा एनर्जी था जो आपको फील करा रहा था और आपको चला रहा था, शेयर करना चाहेंगे? जी, सबसे बड़ी जो मेरा एक मोटिवेशन था वो मेरी फैमिली थी। उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि शुरुआती दौर में जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, पहले ही प्रयास में साक्षात्कार दिया, तो उनका मनोबल और भी बढ़ गया। लेकिन जब मैं फेल हुई तो फिर उन्होंने हमेशा मुझे समझाया कि ये जर्नी ही मतलब धैर्य की है। अगर आप इसमें धैर्य खो दोगे तो एक आपको झटका नहीं है, सफलता एक पड़ाव है जी जो क्रॉस करना पड़ता है। जी, और अगर आप मतलब पेशेंस के साथ तैयारी करते रहोगे तो यही पेशेंस आपको फिर नौकरी में भी काम देगा, क्योंकि फिर हमें नौकरी के दौरान और भी जो है चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ये तो एक छोटा चैलेंज है, क्योंकि आप नौकरी में जाओगे तो इससे बड़े बड़े चुनौतियाँ आएंगी। तो इसीलिए और मेरी फैमिली हमेशा मोटिवेट की एक दो बार, क्योंकि ये तैयारी ऐसी है कि प्री फेल मतलब अगर आप इंटरव्यू फेल करते हो फिर नेक्स्ट ईयर प्री के लिए फिर से वही करंट अफेयर। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, लोगों को नॉर्मल सी परेशानी होती है, नॉर्मल बीमारी होती है, बुखार सा हो जाता है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं तो उनका मनोबल धराशायी सा हो जाता है। इतने बड़े हादसे के बाद में, ये मेरा आखिरी इस विषय पर चर्चा रहेगा, इतने बड़े हादसे के बाद में आपने संभाला और अपनी ही माता जी के लिए कहीं न कहीं से आपने चैलेंजपूर्ण स्थितियों का सामना किया। तो माने बाकियों को क्या कहना चाहेंगी, बाकी लड़कियों को, बाकी गर्ल्स को और बॉयज को? हाँ, देखिए हमारे पास तो दिक्कतें बहुत होती हैं, सबके पास अलग अलग टाइप की दिक्कतें होती हैं जी। लेकिन आप जो है मानसिक रूप से हमेशा जो है तैयार रहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की बाधा को आप ये सोचिए कि हम सामना करने के लिए तैयार हैं। तो फिर अगर उस दिन मैं ये सोच लेती कि मैं मैं नहीं जा सकती, ना कर सकती, मैं इंटरव्यू पोस्टपोन भी करा सकती थी, आयोग में ऐसा है नियम। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि मुझे आज नहीं कल तो इंटरव्यू का सामना करना ही है, तो इससे अच्छा है कि मैं इसी वक्त ये इंटरव्यू दे दूँ और उसके बाद फिर मैं अपने परिवार के साथ शामिल हो जाऊँ। और मेरे दिमाग में उस समय वही चल रहा था कि मेरी माँ मेरे साथ है, मैंने उनकी दी हुई साड़ी पहनी हुई थी। और आयोग के जब गेट पे मैं पहुंची तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई, क्योंकि मुझे वो याद आ रहा था। और वही फोटोज के साथ आपकी क्या नाम, पिक भी वायरल है? जी, और एक पिक मेरी जो वायरल है वो 2021 के इंटरव्यू की है, और अभी जो लेटेस्ट वाली है वो बहुत कम ही लोगों के पास है, क्योंकि इस बार मतलब इतनी फोटोज़ वगैरह कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैं जब आयोग के पहुंची तो मुझे ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मैं आयोग के पास इन लोग की फ़ोटो लूँ, लेकिन वो अधूरा रह गया। तो फिर मैं यही सबसे कहूँगी कि अच्छे से तैयारी करें, माँ बाप का सपना पूरा करें। और थोड़ा अभी मैं यही सोचूंगी कि मुझसे साथ देखने के लिए कि मेरी माँ नहीं रही, तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, सभी बच्चों से, कि आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। आपने DPRO पद का एक नियुक्ति लिया है, इसके बाद श्रेया उपाध्याय क्या करेंगी? इस सफलता के बाद क्या तैयारियां हैं आगे? क्योंकि क्या नाम है, एक इंसान का सफलता अगर एक जगह मिलता है तो जाहिर सी बात है उसकी तैयारी उससे भी डीप होती है। तो क्या रहेगा आगे आपका? जी, मेरा अभी UPSC का एम है और मैं IAS के लिए भी प्रयास करूंगी, और अभी 3-4 महीने बाद ही ज्वाइनिंग होगी, तब तक मैं प्रिपरेशन अपनी जारी रखूंगी, और मेरी जब ज्वाइनिंग भी हो जाएगी तो भी मैं UPSC के लिए। अकबरपुर में कई कोचिंग सेंटर रहे, शुरुआत में एक यहाँ क्या नाम है साकेत कोचिंग सेंटर रहा, जिसके क्या नाम है निर्माता रहे, जिसको शुरुआत करने वाले विवेक वर्मा सर थे। तो यहाँ कुछ कोचिंग सेंटरों का कभी सहारा या कभी सहयोग आपको लेना पड़ा? जी, जब मैं ग्रेजुएशन में थी, मैं 2nd ईयर में थी, तो मेरे घर के ही पास सर की कोचिंग चलती थी। वो एक विवेक सर की? जी सर, वो मेरे परिवार के सदस्य की तरह थे। तो उन्होंने यही कहा कि कॉलेज में तुम्हारी छुट्टियां बहुत रहती हैं, तुम आगे क्लास में देखा करो। तो वहाँ पे जैसे BEd की तैयारी, तो फिर मैं चली जाती थी। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर पॉलिटी पढ़ाते थे और एक और सर थे विवेक सर, वो भी पढ़ाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं मतलब छुट्टियाँ ज़्यादा रहती थी तो मैं फिर क्लास चली जाती थी। तो एक तरीके से उस टाइम तक मैं 2-3 महीने में मैंने लूसेंट जो है पूरा लर्न कर लिया था। वो नया एक्साइटमेंट था, नहीं उस टाइम नहीं था। मैं सोची थी कि SSC कर लूँगी या फिर कुछ भी, मुझे मतलब इतना मैंने शुरुआती दौर था विवेक सर का, उन्होंने मुझे मतलब पॉलिटी इतने अच्छे से लर्न कराई कि आज भी जो है मुझे मतलब सारे जो आर्टिकल है और ये सब चीज़ें, मैं जब कभी एग्जाम देती थी तो मेरा कभी प्री नहीं रुका। 2017 से आपने पढ़ाई किया और एक अच्छे एग्जाम को आपने पास किया, कहीं न कहीं से तो इसके बीच में तमाम यूट्यूबर्स, तमाम ऐसे टीचरों का आता है, क्या नाम है, वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो किसी ऐसे यूट्यूब चैनलों का भी सहारा आपने लिया? जी, जैसे हम लोग द हिंदू का तो हिंदी मीडियम में बहुत टफ हो जाता है उसको खुद से पढ़ना, तो एनालिसिस में देखती थी, जैसे ओनली IAS का हो गया, स्टडी IQ का हो गया। माध्यम आपका हिंदी था? जी, मेरा माध्यम हिंदी था। अंकित अवस्थी सर है, वो बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं प्री मेंस दोनों के हिसाब से, और एक UPSC हिंदी चैनल है, उस पर आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों मॉक इंटरव्यू के लिए उन्होंने बहुत हेल्प। चैनल है CL त्रिपाठी सर का, वो हिंदी और ऐसे में क्लासेस लेते हैं। जी, क्या नाम है, श्रेया उपाध्याय एग्जाम के बाद भी और एक्स्ट्रा हॉबीज, एक्स्ट्रा टैलेंट ऐसा क्या क्या है जो आप शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? वैसे तो मेरी कोई स्पेशल हॉबी नहीं है, मुझे मूवी देखना पसंद है और डांस पसंद है। अच्छा, तो क्या नाम है, देखना पसंद है कि स्वयं को करना भी पसंद है अपने को? हाँ, प्रेजेंट
जी, स्वयं को करना भी पसंद है। अच्छा, क्या नाम है, कोई आपके मोटिवेशनल पर्सन, कोई अभिनेता, नेता या कोई भी ऐसा जो आप बताना चाहें? मैं टीना डाबी से इंस्पायर हूँ, क्योंकि ये जर्नी जो मैंने स्टार्ट की थी उन्हीं की वजह से की थी। तो मैं हमेशा उनको मतलब फॉलो करती हूँ, उनकी जो चीज़ें, जैसे 21 साल में उन्होंने टॉप किया है कि मैं यूपीएससी करूँगी। जिस पहले के लोग कोई कमेंट कभी कुछ ऐसा आपके साथ रहा हो कि आपको लोग कभी कमेंट किए हो कि ये पढ़ाई कर रही हैं और इनके में कभी आपके विरोध या आपके विपरीत लोग वो क्या नाम है बोले हों, और आज क्या नाम है आप उसको फील कर पा रही हो, कुछ आपको दिल तक गई हुई बातें लगा हो और आज उसको आप जवाब बाकायदा दे पाएंगे, ऐसा कुछ रहा है? हाँ, जैसे स्टार्टिंग में आप, जैसे जब मैं प्रयागराज जा रही थी कि कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ये लड़की को बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी भी मतलब सोसाइटी हम लोग की अभी डेवलप हुई लगभग 3-4 साल पहले बात यही होता था कि लड़की को बाहर भेज रहे, अकेले कैसे जाएगी, ये सब चीज़ें। तो लेकिन मेरी मम्मी कहती थी कि अगर मतलब मुझे उस पर विश्वास है और मुझे लगता है कि वो कर सकती है, और वो मेरा हमेशा मेरे दिमाग में चीज़ें चलती थी कि मेरे मम्मी पापा मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, तो मैं कोई भी ऐसा काम ना करूँ और हमेशा ऐसा कोई काम करूँ जिससे उनको प्राउड फील हो। तो मुझे लगता है वो मोमेंट आ गया है। खोज करके आ रहे इंटरव्यूज ले रहे हैं, मेरा मुझे लगता है शायद तीसरा या चौथा मीडिया इंटरव्यूज आप दे रही हैं। इस इम्पैक्ट इंटरव्यूज देने के दौरान अब आपको कैसा लग रहा है कि लोग खोज रहे हैं, कॉल आ रहे हैं आपके फादर के पास, घनश्याम उपाध्याय जी के साथ क्या नाम है बात हो रही लोगों का, और फिर उनसे आपसे लोग मिल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस पे आपको क्या महसूस होता है? सच बताऊँ तो मुझे इतना नहीं लगा था कि ये सब चीज़ें होंगी। मैं तो एक तरीके से जॉब के लिए या फिर जो मेरा जो एम है मैं उसे लेने के लिए तैयारी कर रही थी। मुझे इतनी आशाएं नहीं थी कि लोग मुझे इतना मतलब पूछेंगे या फिर मेरा इंटरव्यू लेंगे। अच्छा लग रहा है, सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि एक तरीके से सबसे बड़ा संघर्ष उन्होंने मेरे साथ किया। मेरे भैया, मेरे बड़े भाई ने मुझे मतलब हमेशा आर्थिक रूप से मेरी सहायता की, मेरे और जो तो वो लोग मुझे समझाते थे। मिला करके 4 लोग हो, जी, मेरे तो उसमें कोई मैरिड है, कभी सारे अनमैरिड? नहीं, बड़े भैया की शादी हो गई। तो अब श्रेया उपाध्याय का क्या रहेगा? अब तो क्या नाम है एक सफलता उन्होंने पाई है, तो इसके पास शादी त्याग का वो रहेगा कि अभी नहीं, अभी इसको पोस्टपोन करके ही चलो? नहीं, अभी मुझे शादी मतलब लगभग 2-3 साल बाद ही करनी है और अभी अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि ये फेज जो है वो फिर वापस नहीं आएगा। Sure. जी, तो फिर अभी मैं तैयारी करूंगी और 2 साल बाद देखिए। जो बड़ी क्लिप चल रहा है ये आपके नगरवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश भी देखे, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से हम अपने नगरवासी को, अपने जनपद वासी को और अपने प्रदेश वासी को? पहले से मैं दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और अच्छा रहा, मतलब मैं बस यही कहूँगी कि आप जो भी है मोटिवेशन और जो भी चीज़ें हैं, आप ये सोचिए कि हम भी मतलब अगर पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, मेरी स्कूलिंग ख़राब हुई है, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो कर सकते हैं, और ये इंटरव्यू देके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। दर्शकों, ये थी यूपी पीसीएस 2022 रैंक नंबर 2 की पास आउट डीपीआरओ पद पे नियुक्त हुई हैं श्रेया उपाध्याय जी, जो मेरे साथ जुड़ी रही।